वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लॉडिंग गुड। दोस्तों, कल मैंने आपको पूछा था, परसों भी पूछा था कि अगर आपके कोई हर्डल्स हैं, आप कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर किए हैं, और दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईमेल भी किया है। तो इट्स गुड। चलो, मुझे अब एक आइडिया मिल चुका है कि आप लोग जो हैं वो कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो फेस कर रहे हैं। आप मुझे, जिन लोगों ने कमेंट्स में लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप curiously education@gmail.com इस ईमेल पर आप एक ईमेल कर दीजिए। इट विल टेक 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स लगेंगे। लेकिन आप जब ईमेल करेंगे तो क्या होगा कि मेरे पास पूरा लिस्ट आ जाएगा, और जब एक प्रॉपर लिस्ट आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का, तो उसके बाद मैं उसके कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको दे पाऊंगा। वैसे सॉल्यूशंस हैं मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार लेट्स से 50 जितने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स जो हैं वो पता चल जाए कि किसी को कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के साथ वो प्रिपरेशन कैसे करे, कंसंट्रेशन, फोकस, राइट, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो ऐसे जो भी हैं, डू राइट इट डाउन, और विल वर्क ऑन इट फॉर श्योर। एक ऑल टुगेदर एक नई चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाए ऐसी चीज़ें। इट्स नॉट मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि आपको मोटिवेट करके फिर आपको छोड़ दिया जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी होता है, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ समय के लिए आपको थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा। लेकिन राइट सिस्टम जब हम क्रिएट करें तभी सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को देख लीजिए, तो वो मोटिवेशन पर नहीं चलती है। मोटिवेशन होता है, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि उसको टोटली इग्नोर करना है। मोटिवेशन इज़ गुड, बट मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट जो होती है, उसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है। सिस्टम जो होती है उसकी शेल्फ लाइफ लंबे समय तक चलती है। तो दैट्स व्हाट वी वांट टू क्रिएट, राइट। हम कुछ प्रॉपर सिस्टम्स अगर क्रिएट कर लें, और आप वो सिस्टम्स क्रिएट कर लें अपने जीवन में, मैं सॉल्यूशंस दूंगा आपको, और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यू विल फाइंड के जो भी हर्डल्स हैं, ये सारे हर्डल्स जो हैं वो ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम यूजिंग द वर्ड हियर ईजिली। हाँ, ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फॉर योर ईमेल, कि आप ईमेल करके लिखिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने लिखा है, किसी ने ऐसा नहीं लिखा है कि मुझे किताबें नहीं मिल रही हैं पढ़ने के लिए। किसी ने ऐसा नहीं लिखा है कि स्टडी मटेरियल हम कहाँ से लें। आज के ज़माने में आप सब जो हैं वो आज की पीढ़ी हैं, आपको पता है कैसे कहाँ से चीज़ों को डाउनलोड करना है। मटेरियल जो है उसकी कोई कमी है ही नहीं। तो मटेरियल अवेलेबल होने के बावजूद भी अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं है, चीज़ें हमारे इंटरनल वर्ल्ड के, हमारे अंदर ही कुछ चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ेगा, जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। इज इट? तो बहुत ही ईजी है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 16 नवंबर 2022 है। वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर का है, स्टे वॉचफुल। अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो ये बता रहा है कि जो प्राइस गेन्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट हुए हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एंड दिस इज़ गुड। जो मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ हैं, हु इज़ मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, दिस इज़ कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटी। तो उनके लिए थोड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे थे वो, इंटरेस्ट रेट या फिर मैं कहूँगा रेपो रेट जो है उसको बढ़ा रहे थे। और रेपो रेट को बढ़ाने से आपको इन्फ्लेशन तो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगा ग्रोथ पर। ग्रोथ भी डाउन होगा, क्योंकि लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएगी तो लोग लोन्स लेंगे नहीं, तो फिर वो चीज़ें नहीं खरीदेंगे, नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, नए फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे, तो ग्रोथ जो है उस पर एक इम्पैक्ट आएगी। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ पर जो एक प्रेशर था वो थोड़ा कम होगा,
इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा है। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसके आंकड़े देखिए। सितंबर में ये था 7.41 और अक्टूबर में हो गया है ये 6.77। तो इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा ड्रॉप हुआ है और इसके पीछे मेन रीज़न जो है दैट इज़ फूड प्राइस जो हैं वो थोड़ी डिसेलरेट हुई हैं। इसका इन्फ्लेशन, फूड प्राइस थोड़ी कम हुई है, इसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ऑयल्स एंड फैट्स जो हैं इनकी प्राइस में एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। और फूड एंड बिवरेजेस जो हैं ये सीपीआई जो हैं, तो सीपीआई का 46% जितना शेयर या फिर 46% जितना वेट जो होता है सीपीआई का रिटेल इन्फ्लेशन का, वो फूड एंड बिवरेजेस की वजह से होता है। तो फूड में जब फूड इन्फ्लेशन कम होगा तो ओवरऑल सीपीआई जो है वो कम होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरी कैटेगरीज जो सीपीआई के द्वारा कवर की जाती हैं, कपड़ों की बात करें, फुटवेयर की बात करें, हाउसिंग की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो इसमें भी थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप देखने को मिला है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। सितंबर के कंपैरिजन में अक्टूबर में ये जो दूसरी चीज़ें हैं जो एसेंशियल आइटम्स, वो उसमें थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिला है, बट इट इज़ गुड, इट्स नॉट दैट बैड, राइट। इट्स गुड कि चलो ये चीज़ें जो हैं फूड के अलावा ये सारी चीज़ों में भी एक ड्रॉप देखने को हमें मिला है। होलसेल प्राइजेस की बात करें, होलसेल जो इंडेक्स है तो उसमें भी एक ड्रॉप देखने को मिला है। और इंटरनेशनल प्राइस अगर आप कमोडिटीज़ की देखें जैसे कि क्रूड ऑयल है, स्टील, तो ये इनमें भी थोड़ी एक गिरावट हमें देखने को मिली है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज जो हैं तो इसमें अभी अनसर्टेनिटी है, रिसेशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो क्रूड की डिमांड इतनी नहीं होगी, स्टील की डिमांड वहाँ पर उतनी नहीं होगी, तो इसकी वजह से सप्लाई उतनी है, डिमांड कम है, तो इसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई है। तो ये इसके कुछ रीजंस हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मॉनिटरी अथॉरिटीज़ हैं वो अपने गार्ड्स को लोअर कर दे, यानी कि वो विजिलेंट ना रहें। ऑफ कोर्स अभी इन्फ्लेशन जो है वो जितना होना चाहिए 6% से कम होना चाहिए, तो उतना नहीं हुआ है, तो अभी भी इस पर एक नज़र बनाए रखनी होगी और इस पर काम जो है वो कंटिन्यूसली करता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए टॉपिक के बारे में। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखा गया है, ये सिर्फ हिंदू में नहीं 30 न्यूज़पेपर्स हैं और 20 से भी ज़्यादा देशों के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ये आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है। और COP26 जो ग्लासगो में लास्ट ईयर हुई थी, तो 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में जो प्रोमिसेस की गई थी कि क्या क्या करना चाहिए, उसका सिर्फ 1/5 ही हुआ है। यानी कि आप पकड़ लीजिए सिर्फ 20% जितना काम जो है वही हुआ है। तो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। और एक भी कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जिसमें इस साल हमें डिज़ास्टर्स देखने को ना मिले हों। साउथ एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर हमें देखने को मिला वो था पाकिस्तान में, फ्लड्स हुए। यूरोप में हीट वेव्स, मैंने यूके का एग्जांपल दिया था, 40 डिग्री सेल्सियस समर। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, कॉन्टिनेंट भी है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर्स हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूएसए में हरिकेन्स आए थे। तो एक भी आप देखेंगे कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पर डिज़ास्टर्स हमें देखने को ना मिले हों। और ये बताया जा रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से अब तक अगर हम देखें 1750s से अगर आप देखें तो उस टाइम पर जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था तो उसका कुछ 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो अभी बढ़ चुका है। सारी चीज़ों के पीछे जो मेन रीज़न है दैट इज़ ह्यूमैनिटी का एक एडिक्शन हो चुका है फॉसिल फ्यूल्स। हम बात कर रहे थे कि कैसे जर्मनी और चाइना, जर्मनी जो है वो और ज़्यादा अपने कोल प्लांट्स को यूज़ करने लगा है, चाइना और ज़्यादा कोल माइन करने लगा है। कल ही हम इसके बारे में बात कर रहे थे, इज़न्ट इट। और दुनिया के सबसे गरीब देश जो हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है, लेट्स से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान वैसे गरीब देश है, तो पाकिस्तान में जो डिज़ास्टर आया तो इस डिज़ास्टर की वजह से जो नुकसान हुआ है तो इसके लिए उनको और ज़्यादा कर्ज उठाना पड़ेगा, इज़न्ट इट। तो और ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे, अब और ज़्यादा इश्यूज बढ़ चुके हैं। तो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग विद पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो डेवलपिंग देश हैं उनको $2 ट्रिलियन की ज़रूरत है
ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोक सके और इसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले इम्पैक्ट जो हैं उससे लड़ सके। इसके लिए कितने चाहिए? $2 ट्रिलियन। और रिच देशों को देखिए, अमीर देशों की, इस पृथ्वी पर 8 बिलियन की पॉपुलेशन हो चुकी है। तो अब देखिए 8 बिलियन लोगों में से 1 बिलियन लोग, यानी कि 1 आउट ऑफ एवरी 8 पर्सन वो रिच देशों में रहते हैं। और ये जो 1 बिलियन लोग हैं, उन्होंने 50% जितना ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एमिट किया है। यानी कि रिच देश जो है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो मेजॉरिटी में 50% से भी ज़्यादा उन्होंने एमिट किया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। उन्होंने प्रॉमिस की थी कि 2020 से हर साल वो $100 बिलियन हर साल देंगे डेवलपिंग देशों को, लेकिन ये प्रॉमिस भी अभी भी फुलफिल नहीं की गई है। जो बड़ी बड़ी ऑयल और गैस कंपनीज हैं, उनका जो विंडफॉल टैक्स है, उनके जो कंबाइंड प्रॉफिट्स हुए हैं 3 महीनों के, इस साल के ही पहले 3 महीने पकड़ लीजिए, तो ये 3 महीनों में जो उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए हैं, उनका विंडफॉल टैक्स अगर गिने तो ये $100 बिलियन जितना हो जाता है। लेकिन फिर भी ये अमीर देश जो हैं वो ये पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं हैं। पेंडेमिक के टाइम पर दुनिया की बैंक्स ने क्या किया था? सेंट्रल बैंक्स ने लोगों के हाथ में पैसे रखें, सिस्टम को ल्यूब्रिकेट रखने के लिए पैसों का फ्लो जो है वो बढ़ा दिया था। वैसे ही इकोलॉजिकल इमरजेंसी भी कुछ इस प्रकार के रेडिकल मेजर्स जो हैं उसकी डिमांड करती हैं। अगर ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए, देखिए हम पूरी ज़िंदगी जो है वो ये रिच देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर हम उनकी राह देखते रहेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो लेट्स मीन्स डेवलपिंग देश जो हैं उनसे जो हो सकता है वो करना स्टार्ट कर दे। और दूसरी तरफ हम ये डेवलप्ड देशों पर एक प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रेशर दबाव बना के रखें, लेकिन उनकी वेट ना करें। जो भी हम कर सकते हैं वो हमें कर देना चाहिए। यही इसका एक लॉजिकल सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, UCC, समान नागरिक संहिता पर प्रगतिशील सोच रखें। देखिए नेचुरल जो लॉज होते हैं, नेचुरल लॉज को अगर आप छोड़ दें तो बाकी के जितने भी कानून हैं वो समय और स्थिति पर डिपेंडेंट रहते हैं। एक समय ऐसा था जब गुलाम परंपरा जो है, नस्ल भेद जो हैं, वो एक समय पर कई समाजों में उचित माना जाता था। आपने शायद मेरा वो वीडियो देखा होगा, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। मैंने एक हमारी राजकोट की लाइब्रेरी है तो यहाँ पर एक बुक टॉक दिया था। तो उस बुक टॉक में मैंने बताया था कि बहुत सारे देशों में और बहुत सारी जगहों पर गुलाम परंपरा जो है वो लेजिट था, जो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड चीज़ थी। सरकारें भी ये चीज़ करवाती थी। बहुत सारे धार्मिक संस्थानों में भी गुलामी की प्रथा जो है वो चल रही थी, लेकिन आज वो चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। तो नेचुरल लॉज जो हैं वो आज भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। एक समय था जब सती प्रथा एक बहुत ही कॉमन चीज़ थी, लेकिन आज सती प्रथा जो है वो मीन्स बहुत साल हो गए, लेकिन इट्स गॉन फॉर एवर, और अच्छा हुआ कि चले गए। सेम थिंग गोज़ विथ डावरी, यानी कि जो दहेज देना है, आज भी कई जगहों पर चल रहा है। लेकिन एक समय था जब इट वॉज अ वेरी कॉमन थिंग, लेकिन आज अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है कि लड़की और लड़के दोनों जो हैं वो दहेज के खिलाफ हैं। बाल विवाह, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि एक समय पर कॉमन थी, लेकिन आज वो चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। धर्म की भी सीमा केवल नैसर्गिक कानून तक ही सीमित रहनी चाहिए। जो रिलीजन है ना, वो भी जहाँ तक नेचुरल लॉज हैं तब तक हम रिलीजन को फॉलो करें। बाकी फिर सारी चीज़ों में रिलीजियस लॉज जो हैं वो भी आज के ज़माने के हिसाब से देखें, ओपन माइंड से देखें, तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता आधुनिक समाज की एक बड़ी ज़रूरत है। दिस इज़ द रीज़न कि नेचुरल लॉज को साइड में रख दें। नेचुरल लॉज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके अलावा जो भी अलग अलग लॉज है तो उसमें एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये इसका एक लॉजिकल रीज़न है कि क्यों हमें ये चाहिए। एक और चीज़ आगे बढ़े उससे पहले, आप में से एक स्टूडेंट हैं जिनका आग्रह है कि आर्टिकल्स जो हैं वो हिंदी में ही दिए जाएं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा। द थिंग इज़, लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक टूल है। हिंदी के आर्टिकल्स जो हैं वो मैं इसलिए ऐड करता हूँ क्योंकि कुछ हिंदी अखबारों के अंदर अच्छे आर्टिकल्स जब होते हैं तो मैं उनको यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करता हूँ।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हिंदी आर्टिकल्स अच्छे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे इंग्लिश आर्टिकल्स ही अच्छे हैं। आज भी एक ट्रेंड चल रहा है बहुत सारी जगहों पर, और लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स ही बेस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ट्रेंड जो है वो लगभग, दोस्तों मैं बताऊं आपको, 7-8 साल हो चुके हैं। 7-8 सालों में आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर इंडियन एक्सप्रेस हैं, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक टाइम्स आता है, इंडियन एक्सप्रेस का फाइनेंशियल एक्सप्रेस आता है, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उनका बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर आता है, फिर दैनिक जागरण है, कितने सारे न्यूज़पेपर, पायोनियर हैं, ट्रिब्यून हैं। तो ये अलग अलग, एक समय था जब सिर्फ हिंदू पर ही, द हिंदू न्यूज़पेपर पर ही लोग डिपेंडेंट थे, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी एक न्यूज़पेपर जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और सही ऐसा नहीं है कि कॉप 27 पर हिंदू में आर्टिकल आया तो वो बेस्ट ही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के भी कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो तो हिंदू के आर्टिकल्स से भी अच्छे हैं। तो ये गेम जो है वो एक लंबे समय से चेंज हो गई है, लेकिन आज भी वो ब्रांड जो हैं द हिंदू न्यूज़पेपर ही हर जगह पर। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, जो सीरीज़ चल रही है, उसका नाम भी द हिंदू एनआरसी से रखा गया है। तो इसके पीछे मुझे पता है ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट द राइट नेम फॉर दिस सीरीज़, दिस इज़ नॉट द राइट नेम, आई नो इट वेरी वेल। लेकिन लोग जो हैं वो द हिंदू के नाम पर से ही सर्च करते हैं, इसीलिए इसको रखना पड़ रहा है। लेकिन ज़्यादातर चैनल्स में यही चल रहा है कि वो इसी नाम से चल रहे हैं और सिर्फ हिंदू को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे रिजल्ट्स जो हैं, मीन्स आप देखते हैं ना कि कितने सारे अलग अलग आर्टिकल्स को मैं, कितने न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को यहाँ पर कवर करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर्स की वैरायटी प्रेजेंट करने के लिए। जिन न्यूज़पेपर्स में अभी ट्रिब्यून में कोई अच्छा आर्टिकल नहीं है तो ट्रिब्यून को ड्रॉप किया जाएगा। आज अगर ट्रिब्यून में अच्छा आर्टिकल नहीं है तो फिर ट्रिब्यून के आर्टिकल्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि फिर ट्रिब्यून के आर्टिकल्स लेने ही लेने हैं, पायोनियर के आर्टिकल्स लेने ही लेने हैं, ऐसा नहीं है। 5-6 न्यूज़पेपर्स में से जो बेस्ट आर्टिकल्स हैं उनको ही हम टेबल पर रखते हैं। तो ये इसके पीछे एक रीज़न है। नाउ हिंदी इंग्लिश की जो बात है, कोशिश रहेगी कि हिंदी के आर्टिकल्स को भी ऐड किया जाए, अगर अच्छे होंगे तभी वो ऐड होंगे। कल कोई भी ऐसा मुझे आर्टिकल नहीं मिला हिंदी न्यूज़पेपर में जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर सकें, लेकिन आज मुझे एक आर्टिकल मिला है अभी जो आप देख रहे हैं, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 और आर्टिकल्स हैं, वो दोनों इंग्लिश में ही हैं, लेकिन मैं चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही सिंपल हिंदी में समझाता हूँ, इज़ इट। अगर लैंग्वेज आपका इश्यू है तो मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, तो फिर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी। ये आपकी मेहनत जो है, मीन्स आपको यही मेहनत ये करनी है, ठीक है। तो शादी ब्याह या विरासत के मुद्दे इसी नई समझ के मुताबिक तय होने चाहिए कि आज के ज़माने में हमें क्या चाहिए, आज का ज़माना क्या है, उस हिसाब से शादी ब्याह और विरासत के मुद्दे जो हैं वो होने चाहिए। समान नागरिक संहिता लाने का उपक्रम हो रहा है, इस पर एक इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और नीति आयोग जो है वो अगले 100 दिनों में एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो सरकार लोगों के पास रखे, मीन्स लोगों के लिए पब्लिक स्पेस में रखेगी, ताकि हम भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे सकें। हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले ही जो अपराध हैं, अपराध के मामले में ये एक समान न्याय व्यवस्था जो है वो रखी गई। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बहुत सारे, सऊदी अरेबिया को देख लीजिए आप, तो सऊदी अरेबिया में शारिया लॉज जो हैं उनको फॉलो किया जाता है, लेकिन हमारे देश में शारिया लॉज को फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, लेट्स से कोई मुसलमान है, अगर वो चोरी करता है तो सऊदी अरेबिया में ऐसा है कि हाथ काट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ मैंने सुना था। अब वहाँ के अभी कैसे लॉज हैं आई डोंट नो, आई थिंक ऐसा ही लॉज फॉलो किए जा रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, हर रोज़ वो वीडियोस देखते हैं। तो अगर आपको पता है वहाँ के बारे में तो इसमें बताइएगा, आप थोड़ा इनपुट्स दीजिएगा, उससे हम सबको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सऊदी अरेबिया में इस प्रकार के रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, शारिया लॉज, राइट। लेकिन हमारे देश में अगर किसी मुसलमान ने चोरी की तो ऐसा नहीं है कि उसके हाथ काट दिए जाएंगे, उसको आईपीसी के तहत, इंडियन पिनल कोड के तहत जो भी सज़ा है वो दी जाएगी। तो जो अपराध के क्रिमिनल लॉज की बात करें तो उसमें समान न्याय व्यवस्था आ चुकी है। अब हमें सिविल लॉज में, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका नाम है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो सिविल लॉज जो हैं
उसमें भी हमें इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत है। समान नागरिक संहिता को संविधान निर्माताओं के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में अनुच्छेद 44 में 44 के रूप में रखते हुए राज्य को दायित्व दिया गया था कि समय और स्थिति के साथ इसे अमल में लाने की कोशिश की जाए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं उन्होंने फोर्स नहीं किया था, उन्होंने क्या कहा कि समय के आधार पर इस चीज़ पर अपडेट्स जो हैं वो सरकार खुद करें। अनुच्छेद 25 जो एक सब सेक्शन है 2 में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को पुनर्परिभाषित करते हुए इसे नागरिक कानूनों के सीमित रखा जाना चाहिए। संविधान सभा में के.एम. मुंशी ने मुस्लिम देश तुर्की और मिस्र का उदाहरण दिया था। उस समय पर जो मिस्र यानी कि इजिप्ट और तुर्की यानी कि टर्की, ये दोनों देशों में क्या था कि ये इस्लामिक देश है, लेकिन वहाँ पर लॉज जो हैं वो अपग्रेड किए गए थे, राइट, मॉडर्न लॉज को फॉलो किया गया। तो हमारा देश जो है तो इसको तो डेफिनेटली इसी प्रकार के लॉज होने चाहिए, ताकि धर्म के आधार पर नहीं लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आधार पर जो सिविल कोड्स हैं वो डिसाइड किए जाए, चाहे शादी हो, चाहे तलाक हो, चाहे विरासत हो, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको लेकर हमें यूसीसी की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 8 बिलियन एंड फॉलोइंग टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये एडिटोरियल है। दोस्तों, कल जो इस पृथ्वी पर बच्चा पैदा हुआ वो 8 बिलियन इनहेबिटेंट बना, यानी कि अब हमारी पृथ्वी की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन हो चुकी है। और पिछले अगर आप देखें 6 दशकों में तो दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गई है। 60 इयर्स पहले 4 बिलियन पॉपुलेशन थी, 60 इयर्स के बाद 8 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। तो यू कैन इमेजिन के रिसोर्सेज पर कितना ज़्यादा प्रेशर जो है वो आ रहा है। और डेमोग्राफिक डाउनटर्न जो है वो भी अब स्टॉप हो चुका है। द रीज़न इज़ कि अब क्या हो रहा है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है और फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो ड्रॉप होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन ग्रेइंग जो है वो भी ग्रेइंग यानी कि बूढ़े होते जा रहे हैं लोग। क्योंकि अब पहले क्या था कि 40-50 इयर्स की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। अब बहुत सारे देशों में मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने लगी हैं, तो लोग जो हैं वो ज़्यादा लंबा जी रहे हैं। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो मीन्स जो अब धीरे धीरे बहुत सारे देशों के अंदर जो 2 चाइल्ड ही फॉलो किए जा रहे हैं। हमारे देश में भी ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलने लगी है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो चेंज होने लगी पूरी दुनिया में। तो रीजनल पैटर्न्स जो हैं वो अप डाउन हो सकती हैं। कुछ देशों में पॉपुलेशन जो है वो उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही है, कुछ देशों में अभी भी ग्रो हो रही है लेकिन वो ड्रॉप होगी। तो ये रीजनल वेरिएशंस होते रहेंगे, लेकिन दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन हो चुकी है। और इंडिया जो है वो नेक्स्ट ईयर चाइना को ओवरटेक करके दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश बन जाएगा। लेकिन भारत की फर्टिलिटी रेट जो है वो ड्रॉप हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ये कह रहा है 2020 में जो फर्टिलिटी रेट है ये 2 हो चुका है, यानी कि एक महिला जो है उसके ऑन एन एवरेज 2 ही बच्चे होंगे, 2 से ज़्यादा अब नहीं होते हैं। बहुत कम जगहों पर ऐसा होगा, बाकी जनरली आपको 2 ही बच्चे देखने को मिलेंगे। तो फर्टिलिटी रेट जो है इट हैज़ ड्रॉप्ड बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, कि जो लोग मर जाएंगे, राइट, दैट्स अ नेचुरल थिंग। तो फिर उनको रिप्लेस करने की जो नई पॉपुलेशन आएगी, तो अब वो फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी ड्रॉप हो चुका है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की ड्रॉप होगी, लेकिन अभी एक लंबे समय तक पॉपुलेशन जो है वो मीन्स इट्स लाइक एक पीक तक पहुंच गए, उसके बाद ड्रॉप होता ही है। सेम थिंग अप्लाइज विद पॉपुलेशन। लेकिन ये जो ड्रॉप है उसमें बूढ़े लोग जो है वो ज़्यादा होंगे, तो उनके लिए उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें भी क्रिएट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ साथ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, छोटी सी विंडो है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है कि हमारे देश में जो ज़्यादातर अभी हमारा देश जो है ये यंग देश है, ज़्यादातर आपको यंगस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इनको अगर राइट स्किल और राइट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो फिर उनका जो यूथ है वो चला जाएगा, उसके बाद वो मिड एज में आ जाएंगे और उसके बाद फिर वो ओल्ड एज में आ जाएंगे। तो अगर यंग एज में उनको स्किल और वो एजुकेशन और हेल्थ नहीं मिली तो उसके बाद उनकी ये विंडो जो है वो चली जाएगी। भारत के पास जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसका लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। अब देखिए आंकड़े देखिए लेबर फोर्स के कि
ग्लोबल एवरेज जो है ये 59% है, भारत का जो है 2021 में इट वाज, लेबर फोर्स की बात करें तो इट वाज 46%। महिलाओं के आंकड़े देखें तो ग्लोबल एवरेज है 46%, भारत के सिर्फ 19%। तो दिस आर द फैक्ट्स, राइट। हमें प्रॉपर स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना ये डेमोग्राफिक यंग देश होने का कोई फ़ायदा जो है वो नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के बारे में। इट्स अबाउट डीजीपी यानी कि डिजिटल रुपी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 बैंकों को ऑन बोर्ड लिया है रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए। डीजीपी का इस्तेमाल जो है तो इसका एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि सीबीडीसी फॉर होलसेल, यानी कि बैंक्स जो हैं वो एक दूसरे के जो सेटलमेंट्स हैं वो सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हुए वो एक दूसरे के साथ सेटलमेंट कर सके। तो ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अब रिटेल सेक्टर के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। और अब लोग जो हैं वो फ्यूचर में लोग जो हैं वो ये डीजीपी का इस्तेमाल करते हुए ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कैश जो हैं तो कैश का इस्तेमाल कम होगा, कैश को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्च आता है वो खर्च कम आएगा, और इसका मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है वो भी ड्रॉप होगा। आरबीआई फेवर्स टोकन बेस्ड CBDC for retail as users will find it convenient to withdraw digital tokens from banks just as they withdraw cash। इसमें क्या करने वाली है आरबीआई जो है वो एक टोकन इश्यू करेगी। तो जैसे हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो वैसे क्या होगा कि हमें ये जो पैसे हैं हमारे डिजी रुपी जो हैं या फिर डीजीपी जो हैं, तो उसका टोकन मिलेगा। और ये टोकन जो है वो हम किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी ऐप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन इसका इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। और यूनिक टोकन नंबर जनरेट होगा हर बार, तो इसका डुप्लीकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो उनको डिटेक्ट भी इजीली किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो नई टोकन बेस्ड सिस्टम जो है तो ये इनोवेशन को भी सपोर्ट करेगा। और दूसरा जो एक हर्डल इसमें हो सकता है वो ये भी है कि अगर लोग जो हैं वो अपने कैश, अपने पैसे जो हैं वो बैंक में नहीं रखेंगे, डीजी रुपी के तौर पर ही पैसे रखेंगे, तो फिर बैंक को डिपॉजिट्स कैसे मिलेगी? बैंक को जो पैसे चाहिए वो पैसे कहाँ से मिलेंगे? मीन्स हाउ विल बैंक्स गेट मनी फ्रॉम कस्टमर्स? तो ये भी एक इश्यू होगा। और अगर बैंक्स के पास पैसे नहीं आएंगे, जो कैश आते थे वो नहीं आएंगे, तो फिर क्रेडिट कॉस्ट जो है, लोन जो है वो एक्सपेंसिव हो सकती है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर जो अभी पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं तो उनके लिए एक नई कंपटीशन खड़ी होगी, तो वो कैसे इसको हैंडल करेंगे वो भी प्रश्न है। फिर एक दूसरा प्रश्न जो है वो ये भी है कि जो कैश हम यूज़ करते हैं, राइट, तो कैश में एनोनिमिटी होती है, यानी कि किसी को पता नहीं चलेगा आप 100 रुपये कहाँ पर आपने स्पेंड किए। लेकिन यही एनोनिमिटी जो है वो सीबीडीसी क्या प्रोवाइड कर पाएगी? तो ये भी एक चीज़ है। आरबीआई को पता है कि अगर हम इसमें एनोनिमिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये भी चीज़ है। तो अब जैसे जैसे इसका इस्तेमाल होगा, अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी सामने आएगी, इसके हर्डल्स, इसके इश्यूज, सारी चीज़ें आएंगे और इसको सॉल्व करके फिर इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर सके। और इसमें एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, जो मैंने कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही बात बताई थी ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। जीएसटी को जब लॉन्च किया तो उसमें भी चेंजेस आ गए। तो कोई भी चीज़ आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट है, लेकिन समय के साथ साथ उसको कंटिन्यूसली हम परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी का भी एक थ्रेट रहेगा, तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें हैं। फिर जैसे ये डिजी रुपी आएगी तो उसके बाद हम सब इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, तो इसके साथ जुड़े हुए इश्यूज़ और बेनिफिट, सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहेगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। जो मैंने आपको बताया था तो ईमेल ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ डू सपोर्ट मिशन लाइफ। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।